हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर जो 50 है। आज जो अपना 50 सेट नंबर है उसके क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट हम लोग मैथ से ही करेंगे। मैथ का 5 क्वेश्चन जो है पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये अपना सीक्वेंस रहेगा। 50 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बेलन का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। कह रहा कि एक बेलन, यानी बेलन को क्या आप सिलेंडर बोलते हो। अगर डायग्राम की बात की जाए, तो क्या क्या हो जाएगा, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। ये आपकी क्या है, इसकी हाइट का काम करेगा भैया। और ये क्या आपकी रेडियस यानी त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई का काम करेगा, ये त्रिज्या का काम करेगा। तो आपको करना क्या है, ये आपकी ऊंचाई कितनी दी गई है क्वेश्चन में, आपको जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, वो त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है और जो एच है आपको ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें किसकी, अगर बात करें बेलन के आयतन की, तो जो बेलन का आयतन होता क्या होता भैया, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो आपका काम है कि मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लर्न करके रखना। क्या, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लर्न करके रखना। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आपको समस्या आने वाली है। मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप सभी लोग मेंसुरेशन की जो ताकत है वो है इसके फॉर्मूले। तो आप फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करके रखेंगे। ठीक है बाबू, क्या करना है, फॉर्मूले अच्छे तरीके से लर्न करके रखोगे। तय क्या रहा, बेलन का आयतन। अगर बेलन के आयतन की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर एच। अगर उसके वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो 2 पाई आर एच। अगर उसके संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या, एच प्लस आर। तो ये सारे फॉर्मूले हो जाते हैं किसके, बेलन के। आपसे बात किसकी की गई है, बेलन के आयतन की। किसकी की गई है, जो आपका बेलन का आयतन होता है, देखना बेलन का आयतन क्या होता है भैया। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं 22/7 होता है और आर का मान आपको क्वेश्चन में कितना, 7 दिया गया है। तो 2 बार 7 हो गया और साथ ही साथ एच कितना है, 10 हो गया। अगर 7 से 7 खत्म तो 22 दहम 220 इंटू 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। अगर आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। क्या करना बाबू, तुम्हें करना बस कुछ नहीं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपके पास 22/7 इंटू आर का मान 7, तो 2 बार 7 हो गया और एच का मान आपके पास 10। 7 से 7 निपट लिए, बचा कितना, 220 इंटू 7। तो इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया, 1540, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपको 1540, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण जो है उनका अनुपात कितना है, 5:6:7। कितना है भैया, 5:6:7 है। कितना है, 5:6:7 है। और आप सभी लोग जानते हैं क्या, कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। और आपके हिसाब से कितना है, 7 और 6 13 और 5 18। आपके हिसाब से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 18 डिग्री। कितना हो गया, 18 डिग्री। 18 का मान कितना, 180। कितना भैया, 180। अगर 1 डिग्री का मान निकाल लो तो कितना आ रहा है, एक का मान आ रहा है कितना, 10 डिग्री। कितना, एक का आ रहा है 10 डिग्री। मतलब एक का मान अगर 10 डिग्री, तो अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो 50 डिग्री आ जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो 70 डिग्री आ जाएगा। अगर बीच का पूछा जाए या मध्य का पूछा जाए तो 60 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आई बाबू, क्या करना है तुम्हें, सबसे छोटा पूछा जाए तो 50 डिग्री, मध्य का पूछा जाए तो 60 डिग्री, या सबसे बड़ा पूछा जाए तो 70 डिग्री। बात क्लियर। पूछा क्या गया है आपसे, उसमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, तो जो सबसे बड़े कोण की माप है क्या हो जाएगी, 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो तीसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखना तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, अगर बात वृत्त की जाए, अगर बात वृत्त की जाए, देखना बाबू क्या करना है तुम्हें, अगर बात वृत्त की जाए, अगर बात वृत्त की जाए तो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या। आर क्या होती है आपका,
आर हो जाता है आपका रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, क्या हो जाती भैया, त्रिज्या हो जाती, बात समझना, रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए, वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्या, पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, आप परिधि बोलो या इसी को परिमाप भी कह सकते हो, दोनों का मतलब होता है कि गोले के चारों ओर चक्कर लगाना, ये आपका क्या, परिधि या परिमाप कहलाता है। बात समझ में आ रही, परिधि या परिमाप कहलाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर आपसे वृत्त की क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर, अगर उसके परिधि यानी परिमाप की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया देखना भैया, कहा है आपसे कि एक वृत्त है जो उसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर, आपके हिसाब से क्षेत्रफल वृत्त का कितना, पाई आर स्क्वायर, मतलब जो पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया कितना, 154 दिया गया। अगर यहां से आप पाई की वैल्यू पुट कर रहे हो तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। 11 से निपटाओ, 11 से ये आ गया और 11 से ये आ गया, बात समझ में आई। और निपटाओ भैया, कितना आ गया, 7। आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 7 इंटू 7, यानी आर का मान कितना, 7 सेंटीमीटर, आर का मान कितना, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आर का मान 7 सेंटीमीटर, आपकी त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर आ चुकी है, तो आपसे उसकी परिधि पूछी है, और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई, पाई का मान ये हो गया और आर का मान कितना, 7 से 7 खत्म, बचा कितना, 44 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना 44 आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका, ठीक है। अगर बात हम करें फोर्थ की यानी चौथे क्वेश्चन की, ये आपका क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, किसका है भैया, वर्क एंड टाइम, बेटा किसका, कार्य और समय का क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को यहां से जरूर मिल रहा होगा वर्क एंड टाइम का, ठीक है। तो ध्यान क्या रखोगे, एमडीएच फॉर्मूला, कौन सा, एमडीएच फॉर्मूला, वेयर मतलब जहां एम आपके मैन है, क्या है, एम आपके मैन हो जाएंगे, ठीक है, डी आपके डे हो जाएंगे और एच आपके आर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, एच आपका आर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाना है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। बात समझने की कोशिश करना, कह रहा कि 6 घंटे 20 मजदूर किसी काम को कितने दिन में, 20 मजदूर यानी 20 हमारे मैन हो गए, ठीक है। 6 घंटे 15 दिन, दिन की संख्या 15 और 6 घंटे, ठीक है। फिर कितने मजदूर दिए गए आपको, मजदूरों की संख्या निकाल ली हमने, मान लिया M हमारे मजदूर है, M2 का मान हमें निकालना है भैया, ठीक है। D2 हमें दिया कितना, 24, D2 दिया है 24, और घंटे हमें कितने दिए हैं, घंटे हमें 5 दिए। बात समझ में आई बाबू, क्या बात समझ में आई, M1 का मान 20, 15 और 6 ये हो गया, M2 हमें निकालना है 24 इंटू 5। बात समझ में आ रही, अगर बात समझ में आ रही काटो भाई, 5 से काटा, 5 चौको 20 हो गया, 4 से काटा ये आपका 6 हो गया, और 6 से 6 खत्म हो गया, यानी M2 जो मैन की संख्या है वो हमारी कितनी आ चुकी है, जो हमारी मैन की संख्या है वो हमारी 15 आ चुकी, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो गया है, 15 नंबर, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, कहां से, एलसीएम एंड एचसीएफ, कहां से, एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या इसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है बेटा, क्या जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। जहां पर आपका पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा। बात समझ में आई, अगर बात समझ में आई वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। मासा आपको दिया गया कितना, 40 और लासा दिया गया 120, लासा का मान कितना 120, मासा का मान 40, ठीक है। और एक संख्या आपको दी गई है 30, दूसरी आपको निकालनी है, 30 को बटे में भेज दो, अगर काटोगे 30 चौको 120, जहां पर दूसरी संख्या आ चुकी है आपकी 160, कितनी आ चुकी है 160, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 160। बात समझ में आई,
बात समझ में आई बाबू? क्या करना है तुम्हें? पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जहां पर एलसीएम आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो इसका सही जवाब हो जाएगा 160। ठीक है, बात करेंगे जीके के 10 क्वेश्चनों की। जो अपने जीके के 10 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान, क्या चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? ध्यान रखना भैया, 4 ऑप्शन दिए गए। एक आपको दिया गया सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये जो चीन, नेपाल और भूटान से अपनी सीमा साझा करता वो राज्य है हमारा कौन सा? सिक्किम राज्य हो जाएगा। सिक्किम इसका जवाब हो जाएगा। अगर राजधानी की बात कर लें तो सिक्किम की जो राजधानी होती है गैंगटोक, क्या होती है? गैंगटोक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? गैंगटोक बाबू, क्या हो जाती? गैंगटोक। अगर बात मिजोरम की कर ली जाए, अगर बात मिजोरम की कर ली जाए तो क्या हो जाती? आइजोल। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो क्या? ईटानगर। क्या भैया? ईटानगर हो जाएगी। ठीक है, अगर बात कर ले नागालैंड की तो नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। बात समझना, बात समझना बाबू, क्या समझोगे तुम? कह रहा कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? तो एक राज्य है सीमा जो चाइना, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है, जो सही जवाब हो जाएगा हमारा सिक्किम। अगर बात की जाए इनकी राजधानी की तो सिक्किम की हो जाती है गैंगटोक, मिजोरम की हो जाती है आइजोल और अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है ईटानगर और नागालैंड की कोहिमा। तो बात समझ में आई? बात समझ में आ गई होगी क्या तुम्हें? अगर बात इनमें देशों की भी कर ली जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की काठमांडू और भूटान की थिम्पू। ठीक है, ठीक है, सारी बातें क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा केंद्रीय अवशेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना बेटा। क्या कह रहा है कि केंद्रीय अवशेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो सूची में सूचीबद्ध है। पहली बात तो जो 7वीं अनुसूची उसमें 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, ये तीनों सूची आपकी इसमें आ जाती है संविधान की 7वीं अनुसूची में। लेकिन जो आपको यहां दिया गया केंद्रीय, राज्य, विश्व, संवर्ती, सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसका जो सटीक जवाब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा केंद्रीय। केंद्रीय ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर इसका करेक्ट। ठीक है, 7वें का 1 हो जाएगा। ये अपना बेटा एनए वाला ऐप रहा, ये अभी भी आपके लिए नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं यहाँ पर। और आप सभी लोग जिसने भी नोट्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार मेरे कहने से आप सभी लोग नोट्स पढ़ सकते हो। और आपके पास यहाँ 50 प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको आप देख सकते हो। अगर एक पेपर की बात करो तो कितने क्वेश्चन? 50। और अगर 50 प्रीवियस ईयर भी ले लिए तो आपने कितने क्वेश्चन तैयार किए? अपने 2500 क्वेश्चनों को आपने यहाँ से तैयार कर लिया। और 10 प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो 10 सालों के आए हुए हैं। तो अगर एक में 10 है, यहाँ से 50, तो 500 यहाँ से हो जाएंगे। मतलब लमसम आप मान के चलो कि 3000 क्वेश्चन तो ये आपको तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज तो फिजिक्स हो जाएगी आपकी, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और जीके, इनका 50 क्वेश्चन है। इस हिसाब से यहाँ आपको सबके नोट्स दिए गए हैं। समथिंग 3-3 हजार के आसपास क्वेश्चन है। किसके? 3-3 हजार के आसपास। तो अब आपका अंतिम समय है। अब आपके पास जितना दिमाग है इनको रिवीजन करने में लगा दो। अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टरों को तो सारे क्वेश्चन आपको लर्न करके जाने बाबू। फिर से समझना मेरी बात, अगर आप चैप्टर की बात करते हो कि मुझे चैप्टर से ही पढ़ना है, तो चैप्टर आपको कोई भी पढ़ाए, मैं पढ़ाऊं या कोई भी प्लेटफॉर्म पढ़ाता है, उसमें आपको चैप्टर से 60 से 70% ही जानकारी दे सकता है। अगर आपको 100% तैयारी करनी है तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, ये सारे टेस्ट लगाने होंगे, तभी आप अपना 50 में 50 को देख सकते हो या 50 में 45 देख सकते हो। बात समझना। अगर आप सोच रहे हो कि चैप्टर पढ़ लिए मेरा काम हो गया, ना भैया, काम अभी नहीं हुआ है। होगा कब आपका काम? तो आपको देखना है क्या, जब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं आप यही पढ़ो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर कहीं से भी लगाने हो, वो लगाए बिना आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आपका जो काम है
वो बस इतना सा काम है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये मॉक टेस्ट आपको लगा के ही जाने पड़ेंगे, ठीक है। और शायद जो हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है, वो शायद कंटेंट बहुत ही बेटर है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो साइंस के क्वेश्चन लाए हम लोग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साइंस के, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो साइंस के क्वेश्चन को, ठीक है। तो साइंस के क्वेश्चन आपका जो वेटेज है 35 नंबर का है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओडिशा में कुल संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो जो अपना ओडिशा है में कुल संसदीय सीटों की अगर बात कर ली जाए, अगर लोकसभा की जाए तो 21, अगर लोकसभा की जाए तो 21, अगर राज्यसभा की जाए, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 11 देखने को मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं वो बेटा कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 10, तो इसका जो सटीक जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्या कह रहा है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। तो आप पहले कुछ बातें सुनेंगे अपने महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि जो महात्मा गांधी जी थे जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, जिन्हें आप राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हो क्या, जिन्हें आप राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हो, इन्होंने वकालत की थी। क्या की थी भैया? वकालत की थी। और वकालत कहां से की थी? तो वकालत इन्होंने की थी लंदन से। कहां से की थी? लंदन से इन्होंने वकालत की थी। और लंदन, जिसके 3 नाम मैंने आपको और बताए थे, इसी को यूके कहते हैं, इसी को ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी राजधानी की, तो लंदन, यूके, ब्रिटेन, इनकी राजधानी की बात कर लो तो, सॉरी, यहाँ पे आप इंग्लैंड लिख सकते हो, लंदन से की थी, आपकी राजधानी दी है। इसके जो राजधानी है, इसके फिर से एक बार देखना, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या करोगे आप करोगे, इन्होंने वकालत कहां से की थी? लंदन से की थी। और लंदन कैपिटल है किसकी? जिसके 3 नाम है आपके, एक हो जाता है इंग्लैंड, एक हो जाता है यूके, और एक हो जाता है ब्रिटेन। क्या हो जाता है बाबू? ब्रिटेन हो जाता है। मतलब आपको इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, ये आपके देश, एक ही देश के नाम है। और इनकी जो राजधानी है वो लंदन हो जाती है, जो लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। किस नदी पर? टेम्स नदी। लेकिन आपसे पूछा जाए, जो ये गांधी जी थे हमारे, इन्होंने वकालत तो लंदन से की, लेकिन ये अपना एक केस लड़ने कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहां गए थे? केस के सिलसिले में गए थे। कहां? केस के सिलसिले में कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहां भैया? दक्षिण अफ्रीका, केस के सिलसिले में, ठीक है। अगर बात कर ली जाए दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाएगी प्रिटोरिया। क्या हो जाएगी? प्रिटोरिया। बात बाबू समझना, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन हो जाएगी? प्रिटोरिया। अगर बात की जाए कि दक्षिण अफ्रीका में जब ये एक केस के सिलसिले में गए थे, तो जब उन्हें वहां पे समस्या हुई थी, तो वहां पर एक लोग इनसे मिलने गए थे, और जब जो वहां उनसे मिलने गए थे, उन्होंने भारत लौटकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। क्या? उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। तो आप ध्यान रखना, जो आप दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके राजनीतिक गुरु भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? राजनीतिक गुरु भी हो जाते हैं महात्मा गांधी जी के, राजनीतिक गुरु, ठीक, राजनीतिक गुरु भी हो जाते हैं गांधी जी के, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा बाबू, क्या पूछा जाएगा? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो तिथि क्या थी? तो आप ध्यान रखोगे, वापस लौटे। क्या? वापस लौटे कब? 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी। कब? 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को
इसीलिए उस समय जब ये वापस लौटे थे तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या? भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बात समझना बाबू, उस समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कब से? 1914 से 1918। 1914 से 1918। इसीलिए जब महात्मा गांधी वहां से वापस लौटे थे तो जो तिथि थी 9 जनवरी, इस तिथि को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 2003 में दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू किया गया, या उसकी स्थापना की गई दिल्ली में भारतीय प्रवासी केंद्र की। किसकी? भारतीय प्रवासी केंद्र की स्थापना की गई। अब इसका नाम बदलकर, जो भारतीय प्रवासी केंद्र था, हमारा भारतीय प्रवासी केंद्र था, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो आपसे पूछा जाए तो सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया है बाबू। क्या? सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया है। बात समझ में आई? सारी बातें आपकी महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने आपको बता दी हैं, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या करना है अब तुम्हें? कह क्या रहा है? कह रहा 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन, ध्यान रखना, क्या सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, जिसे आप जानते हो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से भी। किसके? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसी में आपका एक बीमारी फैली थी, इसी में आपका एक बीमारी फैली थी। क्या? चूहों के ऊपर जो जीवाणु वायरस पाए जाते हैं, क्या जो पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। क्या? प्लेग कहते हैं। तो प्लेग इसी से फैलने वाली बीमारी थी, और प्लेग को हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं। किसके? प्लेग को ही हम लोग काली मौत के नाम से जानते हैं। बात समझना, काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग। ठीक है, और ये किसके द्वारा फैलती है? तो ये आपकी जीवाणु के द्वारा फैलती है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ठीक है, सारी बातें क्लियर? अहमदाबाद इसका जवाब हो गया। गांधी जी के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई। और इससे फैलता है क्या? प्लेग। और प्लेग किससे फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। लिख लेना भैया, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। सारी बातें क्लियर हैं? अब आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तीनों नाम आप ध्यान रखना भैया। जो हमारे मुर्शिद कुली खान थे, अली वर्दी खान थे और सिराजुद्दौला थे, वो कहाँ के नवाब थे? तो वो आपके बंगाल के नवाब हो जाते हैं। बंगाल के नवाब हो जाते हैं। ठीक है, बंगाल के नवाब। और लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या? नवाबों का शहर। अगर आपसे पूछा जाए कि नवाबों का शहर किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। किसको? लखनऊ को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है। क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है और नवाबों का शहर कहलाता है क्या? लखनऊ। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 की क्या कह रहा है कि मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिया गया है वनस्पति जात और प्राणी जात। क्या? वनस्पति जात और प्राणी जात। दूसरा ऑप्शन दिया गया है समय, तीसरा दिया गया है तापमान, और लास्ट दिया गया है जनक चट्टान। तो ध्यान रखना बाबू, क्या मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वनस्पति जात या प्राणी जात। ठीक है, वनस्पति जात और प्राणी जात इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया है, ये बी दिया गया ये। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, सीधे सीधे याद कर लो कि जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है किसके बीच? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री। दोनों कहां? उत्तर। उत्तर, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। तो पहला ऑप्शन आप याद करके चलो, पहला ऑप्शन याद करके चलो कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश फैला हुआ है यहां से यहां तक नॉर्थ में। ठीक है, ठीक है। बात 13 क्वेश्चन की करेंगे, बात 13वें की करेंगे।
क्या कह रहा है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। बहुआ ध्यान रखना बाबू, क्या चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है लास्ट से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो ये कहां पर है, उत्तराखंड के देहरादून में। क्या, हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में, रामगंगा में। कहा, इसी को जिम कॉर्बेट जो सबसे बड़ा भी है तो ये देहरादून में है। कहा, उत्तराखंड के देहरादून में हो जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहां पर है, तो ये है लखीमपुर खीरी। कहा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और कहा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। बात समझना, ये कहां आ जाता है, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहां है, ये आपका हो जाता है कर्नाटक में। कहां, ये आपका हो जाता है कर्नाटक में। और जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान दिया गया, क्या, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहां है, नेपाल में है। कहां है, नेपाल में है। और इसी को कहा जाता है भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। बात समझ में आई बाबू, क्या बात समझ में आई। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड देहरादून, दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है, नेपाल। और जो यही आपका ऑप्शन है कि नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। और साथ ही साथ ये क्या है, भारत का वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क भी इसको कहा जाता है। अगर और भी बात कर ली जाए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहां पर हैं आपके, कान्हा, बांधव, पेंच, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, ये पांचों आपके कहा, मध्य प्रदेश में। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर आपके सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है, तो वह आपका भारत का मध्य प्रदेश राज्य है, जहां पर टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान पर वीडियो लेकर आऊंगा तो सारे राष्ट्रीय उद्यान में आपको लिखा रहा कि 12 राष्ट्रीय उद्यान कहां कहां पर हैं और एमपी में किस जगह पर हैं। ठीक है, तो सारी बातें आपको दिखाऊंगा। जो इसका सही जवाब हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14 की क्या कह रहा है, कहेगा कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां स्थित है। जो अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहां स्थित है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सोलापुर महाराष्ट्र, सालेम दिया गया तमिलनाडु, वारांगल दिया गया आंध्र प्रदेश। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, वो कहां से, श्रीहरिकोटा, कहां से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च की जाती है। अपनी जितनी भी सैटेलाइट हैं वो ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है, क्या दिया गया है कि कह रहा कि काला रंग का ध्वज, जो काला रंग का ध्वज है क्या दर्शाता है। जो काला रंग का ध्वज है यानी ब्लैक फ्लैग, क्या, ब्लैक फ्लैग ये किसको निरूपित करता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्रांति या भय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शांति यानी पीस, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका विरोध, और लास्ट ऑप्शन दिया गया युद्ध विराम। तो आप ध्यान क्या रखोगे बाबू, ध्यान रखोगे कि जो काला रंग है वो जो किसका प्रतीक है, तो विरोध का है। किसका, विरोध का प्रतीक है, मतलब विरोध को बताता है। ठीक है, किसको बताता है, विरोध को, लिख लेना, विरोध। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी राइट हो जाएगा। कौन सा, सी यानी तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 का। ठीक है, आ जाओ भैया, आ जाओ बाबू, किस पर आ जाओ, फिजिक्स पे आ जाओ। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा नावेशित वस्तु गया पर लगाया गया वस्तु पर लगाया गया वस्तु पर, यहां पे आप कर लोगे क्या बाबू, कर लोगे लगाया गया। ठीक है, लगाया गया बल क्या कहलाता है। जो एक आवेशित और अनावेशित इस पर लगाया गया जो बल है क्या कह रहेगा, दाब बल कह रहेगा।
घर्षण बल कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, या स्थिर विद्युत बल कहलाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत बल हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल हो जाएगा। अगर एक आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या पढ़ा होगा बाबू? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, उसका जो मान होता है क्या होता है? तो 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या? प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखना बाबू, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर बात 17 की जाए, क्या कह रहा? ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, या पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, या पीले पदार्थ कहलाते हैं? तो आप ध्यान रखना, क्या? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की कर ले, 18 की करें, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो निम्न में से क्या बनता है? पारदर्शी किरणें बनती हैं, छाया बनती है, पारभासी किरणें बनती हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखना बाबू, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वो क्या? छाया बनाती है। क्या बनाती? छाया, यानी ऑप्शन नंबर बी बना लेगी, ऑप्शन नंबर बी छाया बनाएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती है वो क्या कहलाती है? तो वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती है वो कहलाती वर्तुल गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, या अर्धवर्तुल गति। तो ध्यान रखना, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा भैया? आवर्ती गति। क्या हो जाएगा? आवर्ती गति, ठीक है, आवर्ती गति। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आवर्ती गति, ठीक है। बात अगर हम लोग फिजिक्स के लास्ट क्वेश्चन 20 की करें, कह रहा कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? घर्षण कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना, उसको, जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ होते हैं उनको स्नेहक कहा जाता है। क्या? उनको स्नेहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक यानी ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, स्नेहक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं स्नेहक कहा जाता है, 20 का सी हो जाएगा। अगर बात हम लोग 21 की करें, अगर बात हम लोग बाइटा ट्रेट है भैया, इसको ट्रेट कर लेना, क्या? ट्रेट, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त करता है? अगर बात की जाए एथिल अल्कोहल की, दो अल्कोहल होंगे, एक होता है हमारा मेथिल अल्कोहल, एक होता है हमारा एथिल अल्कोहल, ठीक है। बात समझना, जो मेथिल अल्कोहल है इसी को आप स्पिरिट भी कह देते हो। क्या? इसी को आप स्पिरिट भी कह देते हो। और जो एथिल अल्कोहल है ये प्योर शराब होती है। क्या होता है? शराब यानी अल्कोहल होता है। जो प्योर शराब होती है वो हमारी एथिल अल्कोहल होती है, जो आप पीते हो वो हमारी अल्कोहल यानी दारू होती है, और स्पिरिट जिससे आप अपने घाव को साफ करते हो हमारा मेथिल अल्कोहल होता है। अगर बात फॉर्मूले की जाए तो इसका हो जाता है CH3OH, ये हो जाता है आपका स्पिरिट यानी मेथिल अल्कोहल। इसकी बात कर ली जाए C2H5OH, क्या?
C2H5OH और CH3OH। ये बात समझ में आ गई। ये तो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट रहे जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त करता है? तो पोटेशियम बाइटाट्रेट। क्या? पोटेशियम बाइटाट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर बात 22 की आती है, अगर बात 22 की आती, कह रहा कि विटामिन B3, क्या भैया? विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं? क्या? नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं। तो आप सारे विटामिन पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो विटामिन बी के पार्ट देख लेना, बी के पार्ट देख लेना। जो विटामिन एक आपका B1 हो जाता है, विटामिन B2 हो जाता है, विटामिन B3 हो जाता है, विटामिन B5 हो जाता है, ठीक है, और विटामिन B6 हो जाता है, विटामिन B7 हो जाता है, विटामिन B9 हो जाता है, विटामिन B12 हो जाता है। ठीक है, ये आपके विटामिन बी के पार्ट हैं। किसके बाबू? विटामिन बी के पार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी आपके सारे पार्ट हैं, लेकिन आप सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं, उनको आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, विटामिन जो B1 है ये आपका होता है थायमिन। क्या होता है? ये आपका होता है थायमिन। और जो विटामिन B2 होता है ये होता है राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 जो होता है ये होता है आपका नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और विटामिन B5 जो होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड ये आपका हो जाता है विटामिन B5। और विटामिन B6 की बात करोगे, पायरोडॉक्सिन अम्ल। क्या? पायरोडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन अम्ल हो जाता है। क्या? पायरीडॉक्सिन एसिड हो जाता है आपका विटामिन B6। और विटामिन B7 आपका हो जाता है क्या? बायोटिन। क्या हो जाता है? बायोटिन हो जाता है। और विटामिन B9 जो है आपका, विटामिन B9 जो है आपका वो हो जाता है क्या? फोलिक अम्ल। क्या हो जाता है? फोलिक अम्ल, या फोलेट भी कह देते हो आप। ठीक है, क्या? फोलेट भी कह देते हो या फोलिक अम्ल हो जाएगा। और जो विटामिन B12 है ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है साइनोकोबालिन। क्या हो जाता है भैया? साइनोकोबालिन, या इसी को आप कोबलमाइन भी कहोगे। क्या? कोबलमाइन भी कह सकते हो। इसमें पूछा जाए कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बात समझना, क्या सारे ये पार्ट किसके हैं? ये सारे विटामिन बी के ही पार्ट हैं। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन एसिड, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड या फोलेट कह सकते हो, और B12 साइनोकोबालिन या कोबलमाइन, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगर डिजीज देखो तो यहाँ से आपका बेरी विटामिन B1 से। अगर विटामिन B2 से बात की जाए, विटामिन B2 से बात की जाए तो बीमारी का नाम है क्या? किलोसिस। क्या है? आपको पेपर में लिख के आएगा कि वह कौन सा विटामिन है जिसके कारण हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। क्या? मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो है हमारा किलोसिस। क्या है? ध्यान रखना बाबू, किलोसिस। क्या? किलोसिस, मुंह में छाले होना। ठीक है, विटामिन B3 की बात करो, नियासिन, जिससे आपका प्लेराग्रा रोग होता है। क्या? प्लेराग्रा रोग होता है। ठीक है, विटामिन B5 की बात की जाए तो इससे आपका बाल जो होते हैं सफेद होते हैं, यानी बालों का सफेद होना। क्या? बालों का सफेद होना, ये आपका विटामिन B5 हो जाता है। और विटामिन B6 की बात की जाए तो इससे आपका एनीमिया रोग होता है। क्या? एनीमिया 3 विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। इससे भी आपका एनीमिया हो जाता है, और इससे भी आपका एनीमिया, यानी आप कहोगे तो इसको कहोगे रक्ताल्पता। क्या कहोगे? रक्ताल्पता की बीमारी, यानी खून की कमी हमारा क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। तो ध्यान रखना, इसको आप फोलेट भी कह सकते हो। सारी बातें केवल और केवल ये रही विटामिन बी की। किसकी? विटामिन बी की बातें रही। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है
जिससे त्वचा, जठर आंतरी मार्ग और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्तियां होती हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया गया B3, और B3 अभी आपको बताया क्या, इससे होने वाला जो रोग है पेलाग्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, पेलाग्रा। ठीक है, अब बात अगर हम कर लें क्वेश्चन नंबर 23 की, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी, जिसे आप क्या कहते हो, सैंड फ्लाई, जिसे आप कहते हो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने तथा प्लीहा, प्लीहा यानी आप इसको स्प्लीन भी कहते हो, इसी को आप तिल्ली भी कहते हो, और यकृत यानी लीवर के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कहने का मतलब इसका क्या है, अगर आपको सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी काट लेती है तो जो इसके लक्षण है क्या, कि आपको बुखार आएगा, आपका वजन घटेगा, और आपकी प्लीहा यानी स्प्लीन और तिल्ली, साथ ही साथ लीवर के आकार में वृद्धि होगी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अतिसार जिसे आप डायरिया कहते हो, दूसरा दिया गया है क्या, एनाप्लास्मोसिस, तीसरा दिया गया जापानी मस्तिष्क ज्वर, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो सैंड फ्लाई है तो उससे क्या, लिस्मानिया रोग, क्या आंत का लिस्मानिया जो होता है, या साथ ही साथ काला ज्वर, क्या साथ ही साथ ध्यान रखना जो काला जार होता है ये भी इसी के कारण होता है। तो आंत का लिस्मानिया कह सकते हो, आंत का लिस्मानिया कह सकते हो, या काला जार भी आप इसी को कह सकते हो, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 23 नंबर का। अगर बात 24 की जाए, अगर बात 24 की जाए तो क्या कह रहा है, कह रहा कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कह रहा कि जो अपनी कोशिका है, सेल है, उसका कौन सा भाग है, उसका कौन सा भाग है जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में यानी एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन दिया गया क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, बी दिया गया लयन का है, तीसरा दिया गया सूत्र कणिका यानी माइटोसिस, और लास्ट दिया गया कोशिका झिल्ली। तो इसको ध्यान रखना, जो कोशिका का भाग होता है किसमें, ऊर्जा में परिवर्तित करता, उसको आप माइटोसिस यानी सूत्र कणिका कहोगे। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सूत्र कणिका, वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 25 पे आ जाओ। कह रहा कि एकल कोशिका या कणों को तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वह उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेसरों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, आपको क्वेश्चन को याद करके जाना है। ऑप्शन दिया गया प्रवाह कोशिका मिति, दूसरा दिया गया एकाधिक विस्थापन प्रवर्धन, द्रव्यमान वर्णन वर्णक्रम मापी, और लास्ट दिया गया विद्युत रासायनिक विश्लेषण। तो जो इसका राइट आंसर है क्या, प्रवाह कोशिका मिति, क्या प्रवाह कोशिका मिति यानी फ्लो साइटोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे 26 क्वेश्चन की, 26 क्वेश्चन की जो आपको दिया गया कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में होने वाले कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है। ये आपका डिजीज से संबंधित क्वेश्चन है, बायो में रोग से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना आपके विषाणु से भी रोग होते हैं, जीवाणु से भी होते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं, और कवक से। इन सबके साथ होने के कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके अलग अलग रोग भी हैं। तो बात करेंगे कुछ फेमस रोगों की जो आपके वायरस और बैक्टीरिया यानी विषाणु और जीवाणु से होते हैं। अगर बात करो विषाणु, विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग, वायरस का जो अध्ययन होता है, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगर पूछा जाए वायरस यानी विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, इवानोवस्की। अगर इनका पूरा नाम पूछा जाए, पूरा नाम पूछा जाए तो दिमित्री इवानोवस्की इनका पूरा नाम हो जाता है। अगर इनसे होने वाले रोगों की बात करें तो रोग कौन कौन से हो जाते हैं, देखना रेबीज हो जाता है आपका वायरस से, खसरा भी आपका वायरस से हो जाता है, हर्पीस हो जाता है, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, ठीक है, टैक्रोमा, टैक्रोमा, टैक्रोमा किससे संबंधित बीमारी है, दो बीमारी आप ध्यान रखना, एक टैक्रोमा है, दूसरी ग्लूकोमा है। तो टैक्रोमा और ग्लूकोमा ये दोनों हमारी आंखों से संबंधित बीमारी है, आंखों से संबंधित बीमारी है।
और मेनिंजाइटिस हमारा मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, ठीक है। रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, पैक्रोमा, पोलियो, पोलियो पोलियो, एड्स हो जाता है आपका, चेचक हो जाता है, छोटी माता हो जाता है, डेंगू हो जाता है, गलसोद हो जाता है, और एक बीमारी और लास्ट, इन्फ्लुएंजा। क्या? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ये आपके सारे के सारे किससे हो जाते हैं? वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया कि इनमें से कौन सी विषाणु संबंधित बीमारी है, तो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से होगी या नहीं है, तो आपको सारे पता होने चाहिए कौन कौन से हमारे विषाणु यानी वायरस से रोग होते हैं, ठीक है। या इससे आपका पूछा जाएगा कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप ध्यान रखोगे अगर रेबीज है तो इसमें रेबडो वायरस होता है। बहुत सारी बातें हैं ये आपको चैप्टर के द्वारा बताई जाएंगी। रेबडो वायरस से होता है, ठीक है। कुत्ते के काटने से इसमें आपको पानी से भय लगने लगता है, पानी से भय लगने लगता है, जिसे आप हाइड्रोफोबिया बोलते हो। क्या? जिसे आप हाइड्रोफोबिया बोलते हो। तो बहुत सारी बातें हैं, आज केवल इतना ही रखते हैं कि जो विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ये विषाणु के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण, तो ध्यान रखना अगर कैडमियम की बात की जाए तो इससे होने वाला जो रोग है कैडमियम, क्या? कैडमियम, इससे जो होने वाला रोग है इटाई, इटाई क्या? इटाई, 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 इटाई किससे? कैडमियम से होने वाला रोग है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और मीन माता की बात की जाए तो ये पारा यानी मरकरी से होने वाला रोग है। और रक्ताल्पता आपको पता ही अभी बताया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इटाई, इटाई यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं? अपुष्पी है मतलब आवृतबीजी, जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या द्विबीजपत्री। तो ध्यान रखना जो अपुष्पी होते हैं जिसमें पुष्प नहीं होते हैं वो आपका टेरिडोफाइटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर बात 28 की जाए, किसकी? 28 की जाए, कह रहा कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से उपस्थित में संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। सबके नाम आपको पता होंगे। विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी1 कह लो या बी कह लो, ये आपका थायमिन होता है। और विटामिन ए जो होता है ये आपका रेटिनॉल होता है। क्या? रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। क्या भैया? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और जो सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। थायमिन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल और ये इससे होने वाला रोग ये अभी आपको बताया। इससे आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है या रतौंधी बोल सकते हो। एक रोग और है जिसे आप जीरोफथैल्पिया बोल सकते हो। कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है, हड्डियां कमजोर। और ये आपका स्कर्वी, स्कर्वी। सारी बातें क्लियर। जो क्वेश्चन में कहा गया कि सूर्य सन रेज से कौन सा मिलता है, तो आप ध्यान रखना सन रेज से विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 28 का। 29 की बात की जाए, 29 की बात की जाए तो क्या है? ये केवल आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में टाइप नहीं हुआ है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन? क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन? ऑप्शन दिए गए मायोसिस, टेलोफेज, माइटोसिस या प्रोफेज। तो आप ध्यान रखना ये क्या होता है, इसका हो जाएगा माइटोसिस यानी सूत्र कणिका जिसे आप बोलते हो, माइटोसिस यानी जिसे सूत्र कणिका बोलते हो, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और
छटाई में एडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की थी? तो रॉल्फ एम स्टेनमैन, जॉर्ज ई प्लाडे या नेटी स्टीवंस, लास्ट है श्री डॉलिंगटन। तो आप ध्यान रखना, जो अपने जॉर्ज ई प्लाडे भाई साहब थे वो इसके सही जवाब है 30 का बी। 30 का बी। जो 31 है क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंटालिका परिवार सोलेनेसी में एक 12 मासी जड़ी बूटी, क्या 12 मासी जड़ी बूटी पौधा है जिसका उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में गठिया के दर्द, सर्दी जुकाम या परागत ज्वर के इलाज में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है? ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या, कंटालिका परिवार या सोलेनेसी में एक 12 मासी जड़ी बूटी, कौन सी? जो 12 महीने की जड़ी बूटी है यानी पौधा है, उपयोग वैकल्पिक चिकित्सा में किसके दर्द में? गठिया के दर्द में, सर्दी जुकाम के दर्द में और ज्वर में। तो ये ऑप्शन दिए गए सिसर एरिटिनम या अर्चिस हाइपोगिया, एट्रोपा बेलाडोना या सिनोडोन डॉक्यूलन। तो जो अपना बेलाडोना होता है, एट्रोपा बेलाडोना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी वो इसका सही हो जाता है 31 का सी। अगर बात 32 की जाए, अगर बात 32 की जाए तो क्या हो जाएगा कि को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है? किसको कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है? जो इसका सही जवाब होगा कोशिका पंजर, जिसे साइटोपंजर कहेंगे, कोशिका विलय या कोशिका द्रव्य विभाजन या सूत्री विभाजन। तो कौन सा कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में? तो कोशिका द्रव्य विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। 33 की अगर बात करो, 33 की बात करो तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? क्या कह रहा? जो स्वयं यानी सेल्फ की प्रतियां बना सकता है? कोशिका द्रव्य, रसधानी, गोल्जी उपकरण या सूत्र कणिका। जो आपका सूत्र कणिका या माइटोसिस होता है वो सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? कोशिका का डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस कहलाता है सेल का। सेल का पोस्ट ऑफिस कौन कहलाता है? तो क्या कहोगे आप? कोशिका, कोशिका, कोशिका का डाकघर। कोशिका का डाकघर क्या कहलाता है भैया? गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में गोल्जी उपकरण, वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 34 का बी। अगर बात 35 की कर लो, अगर बात 35 की कर लो, निम्न में से वह कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? क्या निम्न में से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन दिए गए सोमैटोस्टेटिनोमा, वेनोस थ्रोम्बोसिस, पहली सिथेमिया वेरा या केवल थैलेसीमिया। तो इसका जो है क्या है? थैलीसीमिया। कौन? जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है। ये रहे आपके बायो के क्वेश्चन, ये रहे आपके बायो के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे भैया केमिस्ट्री की, जो अपने 15 केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कह रहा 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी परा यूरेनियम, क्या परा यूरेनियम तत्व का नाम क्या है जिसका एक्टिनाइड आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरह की पढ़ी होगी, 3 4 कुछ इस तरह की होती है, ये आपकी होगा और साथ में आपके नीचे लगा दिए जाते हैं। ये क्या होते हैं? जिन्हें आप बोलोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलोगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक 5 रुपए का चार्ट आता है, आप सभी लोग खरीद लाओ और उस चार्ट को, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहोगे, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहोगे, और उस चार्ट को बिल्कुल रट डालो। क्या करो? उस चार्ट को बिल्कुल रट डालो, क्योंकि आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं केमिस्ट्री में, तो आपका काम है उसको बिल्कुल रट डालना। ठीक है, ये आपका हो जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये आपका हो जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट,
4 ब्लॉक होते हैं S3DF, और ये हो जाता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जिसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व भी आप इन्हीं को कहते हो क्या, या इन्हीं को संक्रमण तत्व भी कहते हो बेटा, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं क्या, लेंथेनाइड। क्या हो जाते हैं, लेंथेनाइड, और ये हो जाते हैं आपके एक्टिनाइड। एक्टिनाइड ये आपके हो जाते हैं लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये सारी बातें आपको चार्ट में मिलेंगी, आप चार्ट लेके आना, या केमिस्ट्री की बुक आपके पास हो तो उसमें आपको दिया गया होगा, चार्ट उठाना और रटना शुरू कर देना। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, आप सभी लोगों को तैयार होने चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका एटॉमिक नंबर 101 हो, वो है हमारा सीबोग्रियम। क्या है, सीबोग्रियम, यानी 36 का भी हो जाएगा। अगर बात 37 की जाए, अगर बात 37 की जाए, क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के परवार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है, और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। क्या, अपने परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। ध्यान रखना, एंटोनी लेवोजियर, जो ये लेवोजियर भाई साहब हैं, इन्होंने केमिस्ट्री का जन्मदाता कहा जाता है, या रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लिख सकते हो क्या, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है, एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अवोगाद्रो नंबर पूछ लिया जाए आपसे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपकी अवोगाद्रो संख्या होती है। लेकिन इस जो क्वेश्चन का जवाब है वो आपका जॉन डाल्टन, यानी ऑप्शन नंबर ए 37 का ए हो जाएगा। अगर बात 38 की जाए तो क्या है, शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातक पदार्थ, घनी भवन कारक, शीतलावक या ज्वलनशील पदार्थ। तो ये सभी आप ध्यान रखना ऊर्ध्वपातक हैं। क्या है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं, हमारे ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए, कह रहा है उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से बंधित नहीं है। मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें आपके टोटल आवर्त 7, टोटल वर्ग यानी ग्रुप 18, टोटल तत्व एलिमेंट यानी 118। ठीक है, ये सारे होते हैं। कह रहा कि उसमें से जो छठा आवर्त है उनमें से कौन बंधित नहीं है, तो टंगस्टन, रीनियम, प्लेटिनम सब है। लेकिन आपका जो सिलिकॉन है, जो आपका सिलिकॉन है वो नहीं है, 39 का सी। अगर बात 40 की जाए, अगर बात 40 की जाए तो क्या होगा, देखो कह रहा कि लेंथेनाइड को प्रायः क्या कहा जाता है। अभी आपको बताया लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, सारी बातें बताई, तो आप ध्यान रखो इनको क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय तब प्रयुक्त होता है जब 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 CHO, क्या बेटा, CHO समूह, आप सभी लोग जानते हो एल्डिहाइड, किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, यानी कार्बा एल्डिहाइड। क्या, कार्बा एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें 42 की, क्या कह रहा, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है, क्लोरीन की परमाणुकता क्या है, एक परमाणु, चतुष्परमाणु, द्विपरमाणु या बहुपरमाणु। तो जो क्लोरीन है ये आपका हेलोजन ग्रुप में आता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये पांचों आपके हेलोजन समूह में आते हैं या हेलोजन ग्रुप में आते हैं, हेलोजन समूह में आते हैं। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करो तो इसका हो जाता है आपका, पहले फ्लोरीन होगा, क्या होगा, पहले फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसका क्या भैया 9 हो जाता है, इसका 17 हो जाता है, इसका 35 हो जाता है, 18 जोड़ना जो आए
32 जोड़ देना जो है, तो ये सारे इसके एटॉमिक नंबर हो जाते हैं। जो ये आपका होता है द्विपरमाणुक होता है, क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात अगर 43 की जाए, अगर बात 43 की जाए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है, तो मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक हमारा हो जाता है क्या, Mg। अगर सोडियम की बात की जाए, Na हो जाता है, Na इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 12, और ये हो जाता है अपना Fe आयरन, और ये हो जाता है सल्फर यानी S। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन, यानी Fe का प्रतीक होता है 43 का C। अगर बात 44 की करो, तो 44 क्या कह रहा है देखना, कह रहा कि 1808 में निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की मतलब, अब सारी बातें देखना। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इस पर कैसा ऋणावेशित चार्ज होता है यानी निगेटिव चार्ज होता है, इस पर धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता मतलब ये न्यूट्रल चार्ज होता है, आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश रहित। अगर इस पर निगेटिव होता तो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर इसकी बात की जाए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और इस पर नो चार्ज। क्या, नो चार्ज मतलब कोई आवेश नहीं होता है। बात समझ में आई। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी की थी जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो खोज की बात की जाए तो खोज तो आपके गोल्ड स्टीन अंकल ने की थी। किसने, गोल्ड स्टीन अंकल ने की थी। लेकिन अगर कहा जाए प्रोटॉन नाम किसने दिया था, जो प्रोटॉन नाम है ये सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के साथ दिया गया था। मतलब जो रदरफोर्ड अंकल है उन्होंने दिया था 1911 में। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने, जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। सारी बातें क्लियर है, क्या सारी बातें क्लियर हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा गया था, 1808 में निम्नलिखित में से किसके कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की, यानी जॉन डाल्टन भाई साहब ने की थी, ऑप्शन ए। अगर बात 45 की जाए, तो क्या है, एंटोनी लेवोजियर। अभी आपको बताया गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या, एंटोनी लेवोजियर भाई साहब, जिन्हें रासायनिक नामकरण के तरीके प्रकाशित किए, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में है। सन ध्यान रखना, वो सन था 1787 भैया। क्या था, 1787 में एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। 46 कह रहा ब्यूटेन 2 जो है हमारा, ब्यूटेन 2 ऑल क्या है, तो ये है द्वितीयक एल्कोहल। क्या है, द्वितीयक एल्कोहल। और जो 47 दिया गया है ये आपका वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें दो अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े हुए होते हैं। इसे भी क्या कहा जाता है, इसे भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल ही कहा जाता है। तो मतलब दोनों का सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल आंसर हो जाएगा। 48 क्या कह रहा है, जो 48 है आपका जो पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। मैंने आपको कल भी बताया था जो 49 प्रैक्टिस सेट था उसमें आपके कई वैज्ञानिक आए। पहले सबसे पहले एंटोनी लेवोजियर भाई साहब है, फिर डॉर्वेन आइलन आए जिन्होंने त्रिक का नियम दिया, ट्रैक्स दिए। उसके बाद न्यूलैंड भाई साहब है जिन्होंने अपने ऑक्टेव ला यानी अष्टक नियम दिए। उसके बाद आपके आते हैं 1869 में दिमित्री मेंडेलीफ, जो रूस के रहने वाले थे। कौन, मेंडेलीफ, जिनका पूरा नाम दिमित्री मेंडेलीफ था। उन्होंने किस सन में दिया, और जो परमाणु भार पर आधारित लगाया था वो दिया 1869 में। कब, 1869 में दिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है। एथेनोइक अम्ल मैंने आपको कई बार बताया है, जो एथेनोइक अम्ल है, अगर आप बात करो एसिटिक एसिड, किसकी, एसिटिक एसिड, जो आपका भैया एसिटिक एसिड है जिसे आप एक नाम से और जानते हो सिरका।
क्या सिरका खट्टा होता है? कैसा होता है? खट्टा होता है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए CH3COOH, ये आपका क्या हो जाता है? यही आपका हो जाता है एस्टिक अम्ल या एथनोइक अम्ल, इसी को कह देते हैं। अगर बात फॉर्मिक अम्ल की जाए, किसकी? अगर बात फॉर्मिक एसिड की जाए, चींटियों के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए, तो क्या हो जाता है? HCOOH हो जाता है। अगर एक अन्य नाम की बात की जाए तो मेथनोइक अम्ल हो जाता है। क्या बाबू? मेथनोइक अम्ल हो जाता है। सारी बातें आप ध्यान रखना। एस्टिक अम्ल जिसे सिरका कहते हो, फॉर्मूला CH3COOH हो जाएगा। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? एथनोइक अम्ल हो जाएगा। अगर चींटियों या किसी के डंक की बात की जाए, उसमें फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH होता है, जिसे हम अन्य नाम मेथनोइक अम्ल से जानते हैं। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सिरका, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन जो है, क्या कह रहा है? यौगिक और उसके गलनांक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो एस्टिक अम्ल या एथेनॉल। एथेनॉल ये आपका 290 केल्विन, ये 156 केल्विन, ये दोनों ही आपके सही हैं। ऑप्शन आपको जो दिया गया केवल एक, केवल दो या ना तो एक ना तो दो, तो ये दोनों ही आपके सही हैं, यानी एक और दो दोनों ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चन रहे। अब आपका काम है कि इन क्वेश्चन को तैयार करना और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि रिवीजन आपका जितना तगड़ा होगा एग्जाम में आपको उतना ही मजा आने वाला है। जितना तगड़ा रिवीजन आप करके जाओगे, जितना अच्छे से आप पढ़ के जाओगे, जितने अच्छे से आप अपने नोट्स रिवीजन करके जाओगे, उतना ही मजा आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देखने के बाद आएगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद। जय हिंद।